Now these are the brands that we've been talking about, जो हमने इस इंडस्ट्री के परसेप्शन के लिए इंप्रूव करने के लिए बनाया। तो फर्स्ट डायरेक्ट सेलिंग टुडे मैगजीन आप लोगों ने देख लिया है। सेकंड इज अ ट्रेनिंग एकेडमी। ये ट्रेनिंग एकेडमी असल में लीगल और कंप्लायंस की ट्रेनिंग करता है ऑर्गेनाइजेशंस में जाके कि किस तरीके से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऑन एन एवरीडे बेसिस। Now third is a direct selling conclave. It's a legal event platform जिसके अंदर जो भी इनकम टैक्स के, जीएसटी के, सरकारों के नए लॉ होते हैं उसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग डे, आई थिंक अगर आप ये पूछे तो ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। हमें लगता था सबका टीचर्स डे होता है, सबका मैकेनिकल डे होता है, इंजीनियर डे होता है, फादर डे होता है, हम डायरेक्ट सेलर्स का अपना दिन नहीं होता। तो मुझे लगा कि एक टाइम के बाद हम डायरेक्ट सेलर्स होते हैं, डायरेक्ट सेलर के बाद शायद हम लीडर्स होंगे, शायद हम कभी कंपनी होगा, कभी कोई एसोसिएशन होगा, लेकिन हमारे जाने के बाद एक दिन ऐसा होना चाहिए जब सब याद रखें कि हम डायरेक्ट सेलर्स थे। तो ये 26 अक्टूबर का दिन है जिस दिन हमारी गाइडलाइंस नोटिफाइड हुई थी। Then I'm also part of People Bright Blue Orange, which are a compliance organizations. RSVP is a podcast. Direct Selling Insight Report. Direct Selling एक research organization चलाती है data research के ऊपर. So we track the business from last 7 years of direct selling. कौन से एरिया में कितना business, कितनी growth rate है, और ये सब 3 रिसर्च साइंटिस्ट हैं हमारे साथ जो ये काम करते हैं, रिसर्च एग्जीक्यूटिव को मिला के। The other biggest training that we do is Noted. नोटेड अगर आप फुल फॉर्म देखें, इट इज द नोडल ऑफिसर ट्रेनिंग एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। हर कंपनी को अपनी कंपनी को चलाने के लिए एक ऐसे ऑफिसर की जरूरत है जो पूरे लॉ को अंडरस्टैंड कर सके। इसमें 7 डिपार्टमेंट आते हैं आपके, सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, आईटी, फाइनेंस एंड लॉजिस्टिक्स। तो ये इसकी स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग होती है कि किस तरीके से आप डायरेक्ट सेलिंग ऑर्गेनाइजेशंस में नोडल ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं। ये वैक्सीन है, आप ये ऑलरेडी देख चुके हैं, so I'll just run quickly through it. It covers about 100+ international organizations. Now this is the award, which I think I'll move ahead. This is the Insight Report. ये Insight Report में आप जो बीच में बुक देख रहे हैं, this is the first book that came up for the regulatory framework for direct selling in India. This was a joint collaboration था पहल इंडिया फाउंडेशन के साथ, IDC इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ और फेडरेशन के साथ। It was first international research paper which was published for Indian direct selling industry. Now, ये बिजनेस क्यों करना है और इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, ये वाला पार्ट साहू साहब एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना कि ये बिजनेस क्या फायदा देता है। नो, ये तो सब जानते हैं ना कि हमारे को डायरेक्ट सेलिंग से क्या बेनिफिट है। यस, आई जस्ट क्विकली रन थ्रू इट। सो 2 चीजें होती है लाइफ में, जॉब्स और बिजनेस। इंडिया के साथ प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है, 140 करोड़ की आबादी और उसमें सबसे ज्यादा काम करने वाले लोग। जापान, यूएस, यूरोप की जो मार्केट है, उनकी मार्केट में पॉपुलेशन उतनी स्पीड से नहीं बढ़ रही, लेकिन और जो पॉपुलेशन है वो सारी की सारी उस कैटेगरी में जिसको नॉन वर्किंग कहते हैं, यानी कि वो 45 से 50 साल की उम्र के ऊपर के लोग हैं। हिंदुस्तान में काम करने वाले सबसे ज्यादा हैं और उनके पास अपॉर्चुनिटी जॉब की सबसे कम है। इसलिए ये प्रॉब्लम है जो हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ रही है। सेकेंड जो प्रॉब्लम आती है वो है बिजनेस की। बिजनेस करने के हिंदुस्तान में आप 2 ही तरीके हैं। एक पहला तरीका जब हम छोटी पूंजी से बिजनेस शुरू करते हैं, ये देखा गया है कि 90% बिजनेस जो 1.5 लाख रुपए की पूंजी के साथ शुरू किए जाते हैं वो एक्चुअली शुरू होने के 1.5 साल के अंदर बंद हो जाते हैं। यानी जॉब मिलना मुश्किल है, आबादी ज्यादा है, क्वालिफिकेशन कम है, तो ऑप्शंस कम है। आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में स्ट्रगल क्या है कि आपका 1.5 लाख के अंदर की पूंजी के बिजनेस जो है वो 90% बिजनेस आपकी शुरुआत होने के 1.5 साल में बंद हो जाते हैं। उसके ऊपर का एक पॉइंट है जो आपको स्टडी करना चाहिए कि असल में हिंदुस्तान में बिजनेस करने का जो वातावरण है उसमें एंटरप्रेन्योरशिप इंडेक्स कहा जाता है। यानी कि एक इंसान जब बिजनेस करना चाहे तो सरकार उसको कितना सपोर्ट करती है। उसकी जो रैंकिंग है वो करीबन 68 नंबर पे है, यानी 137 देशों के अंदर अगर हमारी रैंकिंग देखी जाए तो वो करीबन 50% पे है। यानी आप बिजनेस करना चाहते हैं और आप कर पाएंगे, उसमें 50% का गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है। इन्हीं कारणों पर चलते हुए डायरेक्ट सेलिंग बहुत ज्यादा एक सक्सेस माना जाता है। पर इंडस्ट्री ग्रो कैसे करती है उसके लिए मुझे सबसे पहले इसको सीखना पड़ेगा, कंट्रोल करना। ओके, कोई भी काम आप जिंदगी में कोई भी काम करें, आप 3 चीजों में डिवाइड कर लें कि उस काम को सक्सेस होने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है।
बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, आप घर जाके भी याद कर लेना। इसको 3G कहते हैं। सरकार, उस इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट और उसको चलाने के लिए, सिखाने के लिए कौन अवेलेबल है? गवर्नमेंट, ग्रोथ एंड गाइडेंस। सरकार कैसे सपोर्ट करना चाहती है? तो सरकार सबसे पहले ये देखती है कि उसको ये बिजनेस कराना, सपोर्ट क्यों करना है। उनको इसलिए सपोर्ट करना है क्योंकि उनको ये एक ऐसा बिजनेस है जो करीबन 5 बेनिफिट देता है। 4 इसमें लिखे हुए हैं, विच इज मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, विमेन एम्पावरमेंट और एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी। यानी कि जब आप किसी शॉपी से लेकर सामान किसी को घर पे देने जाते हैं तो असल में आप एक लॉजिस्टिक सोल्यूशन और एक लॉजिस्टिक आंसर देते हैं लास्ट माइल कनेक्टिविटी का। क्योंकि गवर्नमेंट को ये 5 आंसर्स मिलते हैं आपके बिजनेस से, इसलिए वो इस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। इसके लिए उन्होंने लॉ बनाया। 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया, 2021 में डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आए, फिर जून 2022 में अमेंडमेंट आया। उसके बाद करीबन 7 स्टेट्स हैं जिन्होंने या तो मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है या रूल्स को नोटिफाई किया है, जिसके अंदर आपका तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, आंध्रा, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा हैं। यानी इन स्टेट्स ने एक स्टेप और आगे लिया है आपके बिजनेस को लीगल करने के लिए। तो अगर आप उन एरिया में काम करते हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस चीज को आप आगे प्रमोट करें। इसमें से एक डेटा है कि इस इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ है। तो एक फिक्की का डेटा था जो कहता था कि 2025 में 65,000 करोड़ की हैं। डायरेक्ट सेलिंग इनसाइट रिपोर्ट ने एक्चुअली में 2028 तक के बिजनेस की कैलकुलेशन की है, जिसके अंदर हम करीबन 80 से 85,000 करोड़ के आसपास आ रहे हैं। यानी कि मान लें कि अगर हम 2030 तक 1 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनते हैं तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का 2025 का और 10 ट्रिलियन इकोनॉमी का 2030 तक का, तो उसमें एक छोटा सा पार्ट तो हम प्ले करने जा रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग इनसाइट रिपोर्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी वेबसाइट पे, यू कैन जस्ट गो एंड लॉग इन टू इट। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सरकार ने तो मान लिया कि चलो ये बिजनेस बढ़ रहा है, ग्रोथ भी है, मान लिया चलो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, पर सिखाएगा कौन? रॉकेट है, रॉकेट इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, पर कौन सिखाएगा कि मैं रॉकेट बनाना और रॉकेट में पार्ट लेना है? आज इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, पर कौन सिखाएगा? आई थिंक दिस इज वेयर दिस बिजनेस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी अपलाइन, आपके ट्रेनर्स, आपके कोचेस, आपके मार्गदर्शक लोग, शूलिनी यूनिवर्सिटी एंड दीस ऑल, ये जो सेटअप है आपको बिजनेस सिखाने का ना, ये एक्चुअली किसी और इंडस्ट्री में नहीं मिलता। तो आई थिंक वी शुड ऑल एक्नॉलेज दिस फैक्ट कि आपको बिजनेस सिखाने के लिए लोग ज्यादा आतुर है। नहीं भाई जान के। नाउ लास्टली सिर्फ एक कहानी के साथ खत्म करना चाहता हूँ। इस बिजनेस में ग्रोथ है, पर इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए? जब मैं इस बात को सोच रहा था तो मैंने कहा कि मेरे को सबसे ज्यादा किस बंदे ने लाइफ में मोटिवेट किया था, किस बंदे की कहानी थी जिसको सुन के मेरे को लगा कि हाँ यार ये एक ऐसी चीज है मुझे लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। आज से करीबन कुछ साल पहले मुझे एक मोंटी कार्लो शहर में जाने का मौका मिला। आप में से किसी ने नाम सुना मोंटी कार्लो? यस। ओके, स्वेटर वाले नहीं, बिजाना वाले नहीं। मैंने एक्चुअली जब मुझे पहली बार मोंटी कार्लो नाम पता चला तो मुझे लगा ये कोई देश भी है कि ये सब कोई जगह ही होगी। लेकिन यूरोप में एक छोटा सा देश है जिसको वहां पे छोटा सा शहर है मोंटी कार्लो में जाने का मौका मिला। वहां में मुझसे बोला गया कि राहुल भाई आपको एक ऐसे बंदे से मिलवाना है जिसको दुनिया का सबसे टफेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन कहा जाता है। अब आप सब लोग खेलों में होंगे, खेल में होंगे, तो हिंदुस्तान, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज है कि शायद कुश्ती होगा, दंगल होगा या ऐसे बॉक्सिंग वाला कोई खेल होगा। कह रहे नहीं, आप उससे ऊपर सोचो, उससे मुश्किल क्या हो सकता है? तो मैंने कहा उससे मुश्किल पहाड़ पे चढ़ना होगा, माउंट एवरेस्ट पे। मैंने कहा पहाड़ पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। तो उसने कहा कि तो राहुल, करीबन 4,000 लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके हैं। तो मैंने कहा ये कह रहा है कि मतलब ये उससे भी मुश्किल काम करता है ये इंसान? कह रहा हाँ। कह रहा उससे मुश्किल क्या हो सकता है? मैंने कहा देख, अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गया तो उसके ऊपर तो चांद ही रह गया ना, अब नीचे तो कोई उतरेगा नहीं। तो उसने कहा 600 लोग वो भी काम कर चुके हैं आज की डेट में। तो ऐसा इंसान जब मिला तो उसका जो कंपटीशन था, जो वो इंसान रेस करता है, उस रेस को एक ग्लोबल रेस कहा जाता है, वेंडी ग्लोबल रेस, जिसमें आज तक सिर्फ 100 लोग इस रेस को पूरा कर पाए हैं और ये करीबन 100 साल से रेस चलती है।